हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सामने है क्लास 10th का ये टॉपिक जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और उसके केमिकल रिएक्शंस। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है वो सिर्फ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आपके लिए 11th 12th का बेस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना होगा। और सबसे बड़ी बात, केमिकल रिएक्शंस ये मार्क्स वाइज या फिर एग्जाम वाइज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास कंबशन रिएक्शन। ये नाम सुनते ही मन में ज्वाला, ठीक है, वो ऐसे उठ चुकी होगी तुम्हारे मन में। हाँ, कुछ वही है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब एक तरीके से जलाना, हालांकि इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को जलाओ ही, ठीक है, लेकिन 90% रिएक्शंस इसमें ऐसी ही होती है जिसमें हम चीजों को जलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने रिएक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन का एक रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हुआ तो, लेकिन अगर यही सेम कार्बन मिनिमम सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाए तो ये हमें कन्वर्ट करके देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि यहां पर कंप्लीट कंबशन हो जाता है। कंप्लीट कंबशन तो एक तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और यहां पर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहा हूं मैं इसको, आप देख सकते हो। कार्बन जिसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एक तरीके से इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की भी एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया कार्बन का कंबशन या फिर ऑक्सीडेशन, जो भी कह लो। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके कंपाउंड्स का कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने लिया है CH4 जो कि है मीथेन। तो मीथेन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता क्या क्या है। तो देखो, जैसे हमने बोला कि जब हमने सिर्फ कार्बन लिया था तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन यहां पर इस कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी है, तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने वाटर मॉलिक्यूल में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पर नोट करना, जितने कार्बन के एटम होंगे कंपाउंड में उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब कितना, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक कार्बन था इस कंपाउंड में, तो एक को तो लिखते नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर जितने हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन क्योंकि 4 है तो यहां पर हमारा बनेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विथ एनर्जी, और जो एनर्जी है वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट ऑब्टेन होती है। अरे भाई, जलाना ही तो है, जैसे पड़ोसियों को नई कार लेके चलाओगे, ठीक है, वही यहां पर करना है। तो एनर्जी रिलीज होगी हीट एंड लाइट के फॉर्म में। तो यहां पर जैसे हम लोग देख सकते हैं CH4 या फिर कोयला, किसी को भी जलाते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या ऑब्टेन होता है हमें, एनर्जी। और जैसे कोयला जलाते हो तो कोयले को जलाने पर हीट निकलता है, लाइट निकलता है। ठंडी के दिनों में आग तापोगे और लाइट का मजा लोगे, है ना, बॉन फायर, अंग्रेजी वाला चोचला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंपाउंड है हमारा C2H4। C2H4 में क्योंकि कार्बन के पास इस कंपाउंड के पास 2 कार्बन है, तो यहां पर हमारे कितने बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन है, तो वही हाइड्रोजन का आधा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन का आधा 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस एनर्जी। तो वापस से फिर से देखना इसको, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, लेकिन जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जितना हाइड्रोजन एटम
उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या होगा, C2H6 है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पर बनेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, तो ये जनरली बातें याद रखना है कंबशन रिएक्शन में। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा सा बैलेंस होते समय कुछ अलग दिखेगी। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली घुमाकर पूछा जाएगा। तो जैसे बोल देगा कि एक कंपाउंड X है which on combustion produces 2 carbon dioxide molecule and 6 water molecule, या 6 नहीं ले लो, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है कंबशन ऑफ X कंपाउंड को या कंपाउंड में, और हमें ऑब्टेन हो रहा है 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंपाउंड में रहा होगा, जो X कंपाउंड है उसमें रहा होगा 2 कार्बन, और 3 वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहा है, तो मतलब उसमें रहा होगा 6 हाइड्रोजन। तो इससे मिला जुलाकर हमारे पास क्या बनता है, C2H6। और C2H6 का अगर देखो तो ये दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास, तो ये एक एग्जाम्पल है या एक मेंबर है एल्केन फैमिली का। तो 2 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, इथेन। तो हम बता सकते हैं कि वो X कंपाउंड क्या है, इथेन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस दौरान याद रखना कि कंबशन रिएक्शन तो जरूरी है, लेकिन कंबशन सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर ऑक्सीजन किस हिसाब से हमारे पास प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी कि रिएक्शन में क्या होगा। सारे कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे तुमने देखा होगा यार कि जब हम लोग एक बर्नर में, गैस स्टोव में, या फिर ठीक है गैस स्टोव में हम लोग आग जलाते हैं, जब फ्लेम आती है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अब लेकिन अगर हम उसी के ऊपर एक कढ़ाई रख दे या जो भी कह लो, कोई भी एक यूटेंसिल रख दो, तो वहां पर उस यूटेंसिल के पास ना ब्लू के साथ साथ येलो फ्लेम भी दिखने लगती है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन मात्र यही है, वहां पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो जैसे देखो, जब सिर्फ गैस स्टोव बर्नर में तुमने आग लगाई है, फ्लेम लग रहा है, तो वहां पर बर्नर जो है उसके चारों ओर हमारे पास ऑक्सीजन है, और उस सारा ऑक्सीजन बर्नर पर आ रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो यहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। सेम फ्यूल है, सेम एलपीजी है, लेकिन अब हमने कढ़ाई वगैरह रख दिया, कोई पैन रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, तो अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर बर्नर के ऊपर पैन आ गया। अब सिर्फ हमें जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है वो साइड साइड से मिल रही है, तो हमने सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दिया। तो यहाँ पर फ्यूल वही है, बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के वजह से यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इस केस में जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो होता है। तो यही कुछ बातें हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कब कंप्लीट कंबशन होता है, कब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो फिर से रिकॉल कर लो, कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब फ्यूल को लिमिटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, या कह सकते हो अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहां पर होगा कंप्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, सेमी फ्यूल का, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता यार, कई बार फ्यूल पर भी डिपेंड करता है, या सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है कि वो कंप्लीट कंबशन अंडरगो करता है कि इनकम्प्लीट कंबशन अंडरगो करता है। जैसे वुड, लकड़ी, उसको हम जलाते हैं, तो जितना भी खुले एनवायरनमेंट में जला लें, तो ऑक्सीजन का सप्लाई तो हम भरपूर दे रहे हैं, बट वहां पर हमें येलो फ्लेम दिखती है, और वहां पर तुम देखे होगे कि राख बच जाता है, एशेस बच जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ पार्टिकल उस फ्यूल का नहीं जल पाया है, वही इन द फॉर्म ऑफ राख बच गया, एशेस बच गया है। तो ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं कारण यही है, कहीं ना कहीं कॉज यही है कि जो कंबशन के पीछे पूरा तुक बैठता है वो ऑक्सीजन के सप्लाई का। वुड को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, एनवायरनमेंट में भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अगर हम एक बड़ा सा सिलेंडर ले लें और वहां से ऑक्सीजन सप्लाई करें बहुत प्रेशराइज फॉर्म में, बहुत ज्यादा फॉर्म में, ठीक है, तो शायद वो अगर उसकी हमने पूर्ति कर दी, उतनी ऑक्सीजन दे दिया हमने उसको, तो फिर वो भी क्या करेगा, ब्लू फ्लेम देगा वो फ्यूल भी। येलो फ्लेम नहीं देगा, राख नहीं बचेगा, एशेस नहीं बचेंगे, सूट पार्टिकल्स नहीं बचेंगे, है ना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल नहीं बचेंगे, क्योंकि वो भी कंप्लीट कंबशन शो करेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है जनरली, तो आप हम लोग इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, वुड को किस कैटेगरी में डालेंगे कि वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपने देखा होगा तो कोयला भी जब हम जलाते हैं तो वो इनकम्प्लीट कंबशन की कैटेगरी में जाता है, वहां पर भी क्योंकि येलो फ्लेम आता है। तो और वहां पर भी राख बचता है, राख बच रहा है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट कंबशन है। और येलो फ्लेम तो आता ही है, ये तो जनरली देखे रहते हैं हम लोग। तो जितने भी जगहों पर अगर हम देखते हैं तो जहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां येलो फ्लेम आता है। तो इसीलिए देखो, इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम आता है, कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम आता है। कैंडल को देख लो, कैंडल में भी जो ज्यादा एरिया होता है, जो ज्यादा रीजन होता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है ना। हम लोग 8th क्लास में पढ़े रहते हैं, मिडिल मोस्ट जोन जो होता है वो कैंडल का वो येलो फ्लेम देता है, इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है। और जो एकदम आउटर रीजन होता है वो ब्लू फ्लेम शो करता है, वो बहुत छोटा सा रीजन होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो वो ब्लू फ्लेम शो करता है। और कैंडल में भी रेसिड्यू बच जाता है, सूट बच जाता है। और इसके लिए आप थोड़ा सा देख भी सकते हो कि अगर कैंडल के ऊपर अगर आप कोई एक बर्तन रख दो तो वो काला पड़ जाता है, तो मतलब वहां पर रेसिड्यू बच रहा है ना। तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन है और वहां पर भी येलो फ्लेम आ रहा है। तो हम लोग इन सब सारे एग्जाम्पल से ये बता सकते हैं इवेंचुअली कि इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम आता है, और इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम आता है। और क्या बात है यहाँ पर याद रखने वाली है कि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जो है वाटर में, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑल्सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एक तरीके से हम लोग कह भी सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये फ्यूल जैसे काम कर रहे हैं। दीज ऑल आर एक्टिंग लाइक फ्यूल। अभी इस पर मैं आता हूं वापस से। पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ऑक्सीजन का सप्लाई अगर एक्सेस में हो तो कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन में कलर ऑफ फ्लेम ब्लू होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में कलर ऑफ फ्लेम येलो होता है। बात कर रहा था मैं फ्यूल की। क्यों ये ऐसा, हम लोग इसको ऐसा फ्यूल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। और भाई कोयला को ही देखो, कोयला को या कोल को हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल। पहले के जमाने में या आज भी गांव वगैरह में जो खाना बनता है घर में, ठीक है, वहां पर कोयला एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इवन शादियों में, ठीक है, वहां पर भी कोयलों का ऐसा फ्यूल यूज किया जाता है। हालांकि इसको रेस्ट्रिक्ट कर, मतलब बहुत ज्यादा इसमें गिरावट आई है, डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इनकम्प्लीट कंबशन है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल है। बट ये फ्यूल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, फ्यूल जैसे काम करता है, तो अभी अपन फ्यूल पे स्टिक रहते हैं। दूसरा एलपीजी को आपने देखा होगा। एलपीजी में मेनली क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और प्रोपेन और ब्यूटेन, यार यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल में लिख दूं तो प्रोपेन भी इसी का एग्जांपल है ना। प्रोपेन C3H8, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे अलॉन्ग विथ एनर्जी।
तो देखो प्रोपेन इस तरीके से जलता है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, ब्यूटेन में भी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए ये सब क्या है, फ्यूल जैसे एक्ट कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये सब क्या है, क्लीन फ्यूल है। जो भी कंप्लीट कंबशन शो करते हैं जिसमें रेसिड्यू नहीं बचता है आफ्टर कंबशन, तो वो होते हैं क्लीन फ्यूल। तो ये सारे क्लीन फ्यूल है, इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। और ये जो वुड, कोयला, ये सारे हो गए, ये हमारे क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इसमें कंबशन बहुत ज्यादा होता है ना, सॉरी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। चलिए ठीक है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐड करना है। लेकिन यहां पर क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड करने के लिए जगह होनी चाहिए ना, जैसे बस में सीट अगर एक और ऐड करनी है अपने साथी की, तो सीट खाली होनी चाहिए ना, जगह होनी चाहिए, वेकेंट होनी चाहिए। तो उसी तरीके से एडिशन रिएक्शन भी उन्हीं ही कंपाउंड्स में, एडिशन रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है उसी कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड में जगह होती है, जगह। तो हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन याद है 9th क्लास का, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्पेस होती थी सॉल्यूट को ऐड करने की, और सैचुरेटेड मतलब जिसमें बिल्कुल स्पेस ना हो, फुल हो गया है भाई कैपेसिटी। तो यहां पर भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो कि हमारे होते हैं एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वही एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। और क्योंकि उनके पास जगह है, कैसे जगह है आओ देखते हैं। देखो जैसे मैंने ये लिया है, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, इथीन, ये एक एल्कीन का मेंबर है। और इससे डायरेक्टली पता लगा लो, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। अब कार्बन के पास 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जगह होती है। यहां पर कार्बन कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और ये कार्बन एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 ही एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। थोड़ा सा इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये कार्बन 1, 2 और 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है। तो इसके पास एक और स्पेस है ना, क्योंकि हमारा कार्बन एटम 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसके पास एक स्पेस खाली है। तो जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है जिसमें HH का बॉन्ड रहता है, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बता दूं मैं, कैटलिस्ट वही दोस्त है जो लड़ाई भिड़ा कर पतली गली से निकल लेते हैं, ठीक है। मतलब कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को लड़वा के अपना साइड हो जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। बहुत दोस्तों के अपने अपने नाम याद आ गए होंगे, ठीक है, इग्नोर करो पढ़ाई करते समय। नेक्स्ट, तो कैटलिस्ट का अभी तुम्हारे में सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें याद रखना है कैटलिस्ट का नाम, कैसे ये रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके से रिएक्टेंट्स के बीच में लड़ाई लगवा रहा है, वो सब नहीं जानना है हमें इस क्लास में, वो मैकेनिज्म वगैरह सीखोगे हायर क्लासेस में। तो होता क्या बेसिकली, कैटलिस्ट की मदद से ये बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, और ये भी बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से स्पेस खाली हो जाती है। और ये बॉन्ड टूटा तो उसकी वजह से यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ये लोग को भी बॉन्ड बनाने की जल्दी है, तो ये एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि जब ये बीच का बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन के पास स्पेस खाली हो जाता है। अब देखो ये क्या बन गया, सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब CH3, ठीक है, डन। और ये क्या है, एक एल्केन फैमिली का मेंबर जिसका नाम है इथेन, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर हमने देखा कि इस रिएक्शन में
एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने आप को कन्वर्ट कर लिया सैचुरेटेड कंपाउंड में, या फिर बेसिकली हाइड्रोजन ऐड हो गया, जो भी कह लो, सब एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब अपन दूसरे एग्जांपल्स पर। ठीक है, जैसे मान लो व्हाट इफ अगर हमने कोई थोड़ा बड़ा कंपाउंड रख लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यह है प्रोपीन। और प्रोपीन का जो हमने रिएक्शन करवाया H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो मैं कोई एक ही लिख ले रहा हूं, निकल। तो फिर से क्या होगा, ये जो दो हाइड्रोजन है ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में मिल जाएंगे, इस कार्बन और इस कार्बन में, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड टूटेगा, देखो 2H ऑलरेडी थे, क्या बन जाएगा 3H, फिर CH तो CH2 हो गया, और ये वाला एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, तो प्रोपीन से किसमें चेंज हो गया, ये प्रोपेन में। नेक्स्ट आते हैं अब अपन कि अगर मान लो हमारे पास कुछ अल्काइन में मेंबर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई सब्सटेंस हो, तो मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। जब इसका एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा और एक एक कार्बन में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, CH2 बनता है, और एक बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड ऑलरेडी अभी भी रहेंगे, दो बॉन्ड और भी बचे हुए हैं। C, इसके पास भी एक H आ गया, तो CH और CH3। ठीक है, फर्दर इसको मैं यहां बना दे रहा हूं। फर्दर अगर तुम इसमें वापस से H2 के साथ रिएक्शन करवा दो निकल के प्रेजेंस में, तो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस लोगे तो वो जाके इस बॉन्ड को तोड़ेगा और फिर बना लेगा CH3। H2 था तो एक और H जुड़ गया तो CH3, ये बॉन्ड तो टूट गया तो सिंगल बॉन्ड, CH था तो CH2 हो जाएगा और CH3। तो जब अगर अल्काइन है तो पहले अल्कीन बनेगा और फिर अल्केन बनेगा। लेकिन अगर मान लो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि है तो अल्काइन लेकिन एक साथ लिख दे 2H2 मॉलिक्यूल, बोला कंप्लीट द रिएक्शन। तो 2H2 मॉलिक्यूल का, तो एक H2 मॉलिक्यूल क्या करता है, एक बॉन्ड तोड़ता है, तो 2H2 मॉलिक्यूल दो बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ये जो दो स्टेप में रिएक्शन दिखाया है हम लोग इसे वाले ऊपर वाले में, तो यहां पर हमें सिंगल स्टेप में लिखना होगा क्योंकि यहाँ 2H2 है, तो डायरेक्टली लिख देंगे CH, एक H ऑलरेडी था, अब हर एक कार्बन में कितने कितने H आएंगे, दो, क्योंकि एक साथ हम लोग लिख रहे हैं ना, तो दो और आ गए तो बन गया टोटल 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड C और दो हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो CH2, और यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो CH3। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसमें एक पार्ट और है, उसको भी आते हैं, देखते हैं। पहले यहां पर थोड़ा सा देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये शो करवाया, एडिशन रिएक्शन जो शो करता है वो कौन करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज अल्कीन या अल्काइन। इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं, सॉरी एग्जांपल तो है ही, यहाँ पे एक और मैं चीजें बताता हूं इसमें। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन के बेसिस पे हो गया। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि सिलेबस के थोड़ा बाहर रहता है बट आने के चांसेस रहते हैं कई बार। तो तुम देख सकते हो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, कहां पर डेली लाइफ में ये यूज किया जाता है एडिशन रिएक्शन, तो एडिबल ऑयल जो खाने लायक तेल होते हैं जैसे कि सोयाबीन का तेल या फिर मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल,
तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे वेजिटेबल ऑयल जो है खाने लायक होते हैं, और ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बने हुए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मेडिकल टर्म्स कहता है कि ये फिर भी अच्छा होता है एडिबल ऑयल्स, ठीक है। लेकिन इस एडिबल ऑयल्स में जो कि अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजनेशन जब करवा देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, और अनसैचुरेटेड एक्चुअली देखा जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में। तो मतलब ये जो फैट्स है ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है। और ये जो फैट्स हैं, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, वो हमारे लिए मेडिकल टर्म्स के हिसाब से अच्छे नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह हम करना थोड़ा बंद कर देते हैं, तो उस दौरान ये इनटेक करना इज बैड फॉर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो फैट्स अगर मैं इसको और रिलेटेबल बताऊं तो डालडा, वनस्पति घी है ना, डालडा ब्रांड एक आता है जो कि डालडा नाम से ज्यादा फेमस है, वनस्पति घी नाम से नहीं। तो अगर वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डालडा में, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। और डालडा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए एज कंपेयर टू वेजिटेबल ऑयल्स, ओके। तो बेसिकली तुम याद रख सकते हो, अनसैचुरेटेड हमारे लिए अच्छे हैं, सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है वो हमारे लिए खराब है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पांचवा पॉइंट है इसको मैं थोड़ा देर में बता रहा हूं। इसके बाद देखो क्या क्या है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें कैसे मदद करता है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट चांसेस होते हैं इसके आने के, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में इतना पढ़ लेना। तो जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन जानते हो एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्रोमीन वाटर कह रहे हैं। जब हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसी को ले लेते हैं, Br2 के साथ, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार क्लोरीन है, तो यहां पर कैटलिस्ट के तौर पर CCl4 लिया जाता है जब ब्रोमीन वाटर ले रहे हो। तो यहां पर जो ब्रोमीन का कलर होता है समथिंग रेड ब्राउन टाइप का, कुछ जगहों पर येलो भी लिखे रहता है, ओके। तो जैसा तुम्हारे सोर्स पे चले जाना वैसे रेड ब्राउन ज्यादा माना जाता है। अब जैसे वहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड तोड़ के CC पर चिपक जा रहा था, ऐसे यहां पर जो ब्रोमीन है तो एक एक ब्रोमीन C पर चिपक जाते हैं और हमारा बन जाता है कुछ CH2Br, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां पर ब्रोमीन जो था उसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन, क्योंकि ब्रोमीन अलग से था। लेकिन यहां पर जब रिएक्शन कर लिया तो ब्रोमीन तो अब रहा ही नहीं ना, उसका वजूद ही नहीं बचा। तो उसका जब वजूद ही नहीं बचा तो यहां पर उसका कलर भी डीकलराइज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। तो अगर कंपाउंड को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ मिला रहे हैं और जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो डीकलराइज हो जा रहा है, तो समझ जाओ कि वो कंपाउंड क्या था, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। मतलब या तो कोई एल्कीन था या तो कोई एल्काइन था, क्योंकि रिएक्शन हुई होगी तभी, ठीक है। डीकलराइज अगर हो रहा है कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो क्योंकि अगर हमारा ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड रहे तो सैचुरेटेड कंपाउंड के पास तो जगह ही नहीं होती है ब्रोमीन के लिए, तो यहां पर रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं होगी। और रिएक्शन अगर कैरी आउट नहीं होगी तो ब्रोमीन जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा जैसे था, और जैसे था तो रेडिश ब्राउन के कलर के फॉर्म में ही था। तो इन दिस केस रिटेन्स
its color, and in this case मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के किसी भी केस में, एल्कीन में, अल्काइन में, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस। तो ये बातें याद रखना। तो अगर लिख रहा है कि एक कंपाउंड है जिसको हमने रिएक्शन करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ और वो डीकलराइज कर दिया ब्रोमीन वाटर के कलर को, तो समझ जाना वो कंपाउंड क्या है, एल्कीन है। और अगर उस कंपाउंड ने डीकलराइज नहीं कर पाया, उसमें ब्रोमीन वाटर का कलर रिटेन रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ, तो वो समझ जाना कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब कोई एल्केन है। ओके, तो ठीक है, ये हमारे एडिशन रिएक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। तो अब बारी है थर्ड रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नाम से ही पता चल रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वैसे जब स्कूल में पीटी की पीरियड का सब्स्टिट्यूशन कोई मैथ्स वाला सर ले लेते थे या केमिस्ट्री वाली मैम, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एटम को दूसरा एटम रिप्लेस कर देता है, उसकी पीरियड ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो जो शो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किसमें होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, मतलब एल्केन्स में। जैसे कि देखो CH4, यहां पर क्या है, कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन फिल्ड है, चारों एटम्स फिल्ड है हाइड्रोजन से। अब जब Cl2 का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब क्लोरीन गैस भेजी जाती है, तो Cl ठीक है, तो यहां से एक Cl क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और बन जाएगा CH3, फिर उसकी जगह पर आ जाता है यहां वाला एक Cl, तो बन जाता है CH3Cl। जो हाइड्रोजन निकला है और जो Cl दूसरा बचा हुआ है, वो दोनों मिलकर आपस में बना लेते हैं HCl। सिंपली देख सकते हो, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन की जगह पर हाइड्रोजन आ गया। एक तरीके से यही हो रहा है ना। तो ये बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें तुम Cl2 भेजते जाओगे तो ये फर्दर और रिएक्शन होते चले जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये फिर क्या होता है वैसे ये अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट तुम्हें जानना चाहिए। अब CH3Cl का फर्दर रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, देखो CHHCl, ये बन चुका है कंपाउंड। जब और Cl के साथ रिएक्शन करा, Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ, तो अब दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ रिप्लेस हो जाता है और बन क्या जाता है, CHHClCl। मतलब क्या बन गया ये, CH2Cl2 बन गया। मतलब फर्दर अगर आप और रिएक्शन करवाओगे इसका Cl2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl2 में। फिर तीसरा हाइड्रोजन जब फिर से इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो एक Cl इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा और बना लेगा वापस अगले स्टेप में बन जाएगा CHCl3। ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म, जो बॉलीवुड मूवीज ने बहुत यूज किया, क्लोरोफॉर्म सुखा के किडनैपिंग में, ठीक है ना, किडनैपिंग में बहुत यूज करते हैं इसको बॉलीवुड मूवीज। तो ये है क्लोरोफॉर्म। फिर एक और हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है CHCl3 में, तो वो हाइड्रोजन भी Cl2 के साथ फिर से रिएक्शन करवाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, इसको प्लस Cl2 लिख दे रहा हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 में। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती जाती है जब तक हाइड्रोजन सारे हट ना जाए, तो यहां पर जाके रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब मान लो हमें चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, हमें चाहिए CH3Cl क्लोरोमीथेन। ये क्या था, ये था मीथेन, यहां क्या बना, क्लोरोमीथेन। यहां क्या बन रहा है,
डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ क्या बन रहा है ट्राइक्लोरोमीथेन, यहाँ क्या बन रहा है टेट्राक्लोरोमीथेन। हमें चाहिए क्लोरोमीथेन, लेकिन हमें मिल रहा है ये, क्योंकि ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती चली जाती है ना, तो इसको रोक नहीं सकते इस रिएक्शन को। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हमें ये चाहिए तो भी हमें वही मिलता है। तो ये रिएक्शन इतनी फॉलो नहीं की जाती है, या की जाती है तो थोड़ा सा एक कुछ प्रिवेंशन टेक्निक्स लगाई जाती हैं। ओके, ये सब अभी हमारे हायर क्लासेस में ही है, इस क्लास में नहीं है, तो आपको तो सिर्फ इतना तक याद रखना है, यहाँ तक की रिएक्शन, ठीक है। तो उसको मैं रब कर देता हूँ और आप लोग देखो इस सब चीजों को। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक चीजों को याद रखना है, ये पहले स्टेप तक, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम लोग Cl2 के साथ सेम रिएक्शन करवाएं तो ये दूसरे चीजों के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकता है। Cl2 वाले ग्रुप के साथ, मतलब क्लोरीन वाले ग्रुप में और जो भी एलिमेंट आते हैं, जैसे CH4 का अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाऊं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को यूवी भी लिख सकता है, एचवी भी लिख सकता है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है, सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज, इसलिए ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, Br एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना दोगे तो CH3Br प्लस जो दूसरा Br है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लेगा HBr। बस हमें यहीं तक लिखना है, यहां तक मत लिख देना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा होशियारी का मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर और एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पर Br2 के साथ I2 के साथ, ठीक है, रिएक्शन होते रहती है। तो साथ ही साथ एक बात और याद रखना, सिर्फ मीथेन नहीं, इससे ज्यादा बड़े वाले भी जो एल्केन के मेंबर्स हैं वो भी ये सेम रिएक्शन शो करेंगे। जैसे मान लो मैं इथेन ले लेता हूँ, इथेन क्या हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या सिंपली कह सकता हूँ C2H6। तो इथेन का जब रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो वही सेम रिएक्शन फॉलो होगी। हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा एक क्लोरीन की मदद से, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, 2 H रहेंगे और तीसरे H की जगह आ जाएगा Cl, तो इसलिए एक H हटा के हमने Cl लिख दिया, और जो H निकला है वो दूसरे Cl के साथ मिलकर बना लेगा HCl, और ऐसे ही सारी रिएक्शंस होती चली जाएंगी, चाहे फिर इथेन हो, प्रोपेन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, ठीक है। यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफी इजी रिएक्शन है। बात ये याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और इससे पहले हमने जो पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं, क्योंकि वहां पर जगह रहती है ना। वहां पर कैटलिस्ट यूज होता है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर एक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है सनलाइट से। ओके, काफी चीजें यहाँ पर याद रखने वाली है, लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। Cl2 के साथ, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट करवाना है, और हाइड्रोजन के साथ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। चलो नोटेड डाउन। तो अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हमारी फोर्थ रिएक्शन है, और कार्बन कंपाउंड्स की देखा जाए तो मेनली यही 4 रिएक्शंस है। फिर हम लोग कुछ 2 मेंबर्स की भी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि बोला क्या गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम सुना सुना लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब हम किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब देखो होता कैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की तह तक जाओगे तो पता चलेगा। अभी जो हमने इससे पहले कंबशन रिएक्शन भी पढ़ी थी, सबसे पहली रिएक्शन, वहां पर भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, हाइड्रोजन जो है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जा रहा था। तो वहां पर हमने एक चीज लिया था ना, एक प्रेजेंस लिया था किसी का, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जो लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं जानते तो बता दूं मैं, एक ऐसा स्पीसीज या मॉलिक्यूल
जो कि प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन दूसरे एटम या स्पीसीज को, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वहां पर जो ऑक्सीजन गैस थी वो प्रोवाइड कर रही थी ऑक्सीजन एटम टू किसको, कार्बन और हाइड्रोजन को, ताकि वो कन्वर्ट हो सके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो कुछ ऐसे रिएक्शन चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो डायरेक्टली हमें मेन प्रोडक्ट दिखाई देता है। होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमने एल्केन लिया था कंबशन रिएक्शन में, नहीं तो तुम बैक करके देख सकते हो वीडियो को। यहां पर हमने लिया था CH4 एल्केन के तौर पे, और वो हमने जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था तो वो कन्वर्ट हो गया था CO2 प्लस H2O वगैरह। तो एल्केन कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन होगा उसमें। सबसे पहले क्या हुआ उसमें, उस रिएक्शन में, जो रिएक्शन तुम्हें इतनी सिंपल सी दिख रही है वो इतनी सिंपल है नहीं। होता क्या है, सबसे पहले एल्केन जो है वो ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर अल्कोहल थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज होता है और वो कन्वर्ट होता है या तो कीटोन या तो एल्डिहाइड में। वो डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा रहा होगा, और अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। आप लोग जैसा इस साल अल्कोहल पढ़ रहे हो उस हिसाब से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन करवाओगे, वो और ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो मतलब टोटल कितने, एक स्टेप, 2, 3, चौथे स्टेप में ये डायरेक्टली रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो डायरेक्टली यहां से इस स्टेप में पहुंचा देता है। इट इज लाइक अ एक्सप्रेस ट्रेन जो कम स्टॉपेज में रुकती है, डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन को रुक रही है। और लाइक एरोप्लेन फ्लाइट, सोर्स और डेस्टिनेशन, उसके बीच में कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसको क्या हो रहा है, डायरेक्टली अपने जगह पर रुक रही है। लेकिन अगर हम यहां पर ये जो प्रेजेंस है इसको चेंज कर दें या इसको रुकावटें पैदा कर दें, यहां पर कुछ और हम रख लें, तो हम इस रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप्स में रोक सकते हैं। इसके बीच वाले जो स्टेप्स हैं इनमें रोक सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहां पर आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं। तो जैसे अब हमें इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर में जो रिएक्शन दी गई हमारे एनसीईआरटी में वो देखो, इसको मैं रब कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो। तो देखो हमने लिया एथेनॉल, यही सेम रिएक्शन है तुम्हारे में और यही सेम टू सेम रिएक्शन आती भी है, आपको 3 13 करने की जरूरत नहीं है। ये एथेनॉल जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एथेनोइक एसिड में, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर भी तुम देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने स्टेप्स, किस स्टेप पे चला जा रहा है, अल्कोहल से ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये भी काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर थोड़ा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो ये अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में जाना चाहिए था, फिर एल्डिहाइड से और ऑक्सीडेशन करवाते तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता। बट क्योंकि ये काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो ये होते रहते हैं, तो हमारे इसने क्या किया, एथेनॉल को डायरेक्टली कन्वर्ट करवा दिया CH3COH। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आप बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ोगे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड ले जाने के लिए, यहीं पर रोकने के लिए रिएक्शन को दूसरे रिएजेंट यूज किए जाते हैं, जो कि अभी मैं नाम बता दे रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, CrO3 वगैरह, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह। ओके तो हमें ये वाली याद रखनी है रिएक्शन। क्या हुआ इसमें, एथेनॉल को जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4, इनमें से कोई एक कंडीशन, या तुमको दोनों रखनी है, लेकिन यूज जब रिएक्शन लिखोगे तो कोई एक को भी लिख सकते हो। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन लोगों ने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बना दिया, एथेनोइक एसिड। डन। अब वैसे देखो ऐसा नहीं है कि दूसरे अल्कोहल से ऐसे रिएक्शन नहीं करेंगे, दूसरे अल्कोहल भी सेम रिएक्शन करेंगे। लाइक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, CH3OH जो है इसका भी आप K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये एक कार्बन वाला अल्कोहल है, तो ये एक कार्बन वाला
ओइक एसिड बनाएगा, ठीक है, मतलब मेथनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला लोगे CH3 CH2 CH2OH, तो ये कन्वर्ट होगा KMnO4 के प्रेजेंस में किसमें, 3 कार्बन वाले ओइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये था प्रोपेनॉल, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ये मेथनॉल, ये मेथनोइक एसिड। हालांकि एग्जाम में तुम्हारे यही आने वाला है सिर्फ। एथेनॉल तो जान ही रहे हो, हाँ जी, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। नेक्स्ट वही टॉपिक ही अपना, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। चलो उसको कवर करते हैं, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा 5th रिएक्शन लिखा है मैंने, बट एक्चुअली में ये टॉपिक ही है एथेनॉल, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यंगस्टर के बीच बहुत ज्यादा कॉमन है। देखो एथेनॉल, सबसे पहले एथेनॉल है क्या। एथेनॉल अगर केमिकली बात करें तो एथेनॉल क्या है, एथ मतलब 2 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और ओल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो एथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन तो और OH, तो एथेनॉल मतलब ये एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है एथेनॉल। और अल्कोहल जो हम लोग दुनिया में जो अल्कोहल का मीनिंग है दारू, वो एक्चुअली में केमिस्ट्री में मीनिंग वो नहीं है अल्कोहल की। अल्कोहल के बहुत इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, उनमें से एक इस दोगले मेंबर के वजह से पूरी अल्कोहल फैमिली बदनाम है। तो देख रहे हो, इसी एथेनॉल को कहा जाता है अल्कोहल, कॉमनली अल्कोहल इसी को कहा जाता है। बाकी अल्कोहल के और भी मेंबर है, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब मतलब दारू नहीं है। ये अगर किसी कंपाउंड, ये जो कंपाउंड एथेनॉल, ये किसी में अगर डला हुआ है, किसी ड्रिंक में डला हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि वो एक अल्कोहलिक बेवरेज है, दारू है, ठीक है। जबकि एक्चुअली में अल्कोहल केमिस्ट्री में एक पूरी फैमिली है, बट जो कॉमनली अल्कोहल होता है वो एथेनॉल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना। तो देखो सबसे पहले यार कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, सब जानते हैं भाई, है ना, लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो तुमको लिक्विड ही दिखता है, लिक्विड के फॉर्म में दिखता है वो, वही हाँ, लाल और हरा वाला जो ट्रायंगल शेप में दुकान रहता है वही वाला, हाँ। तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, कॉमनली इसको अल्कोहल कहते हैं, डिस्कशन हो चुका है। मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि दवाइयों में जो कंपाउंड्स यूज होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं ज्यादातर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो इसमें इजीली वो घुल जाते हैं, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, वो जो दवाई है उसमें अल्कोहल ही एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो इसलिए दवाइयों में यूज करना पड़ता है। एक पहले सिरप आती थी, कफ सिरप होती थी, कोरेक्स मेरे ख्याल से, सॉरी अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया हूँ तो, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल पाया जा रहा था, तो उस दवा के कंजप्शन को लोग बढ़ा दिए थे, बहुत ज्यादा यूज करने लगे थे। जो बेवड़े होते हैं, जिनको दारू बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो दारू नहीं मिल रही थी तो दवा के नाम पे ही दारू पी रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ सॉल्युबल इन वाटर, ये तो जान ही रहो, नीट पियोगे कि मिला के, तो सॉल्युबल है इसीलिए तो मिलाकर पीते हैं। लीथल होता है ये, हाँ यार, इसका कंजप्शन स्मॉल क्वांटिटी में हो चाहे लार्ज क्वांटिटी में हो, बहुत ही घातक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग इसकी रिएक्शंस पे। तो बड़ा ध्यान से देख सकते हो, इसकी 2 रिएक्शंस हमें पढ़नी है, एक सोडियम मेटल के साथ और एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। अच्छा एक चीज और, एथेनॉल को लिखने के ये तीनों तरीके हैं। इसमें देखो हमने सारे बॉन्ड्स बताए हैं, इसमें हमने C2H5 मतलब लॉन्ग चेन और OH अलग कर दिया, और इसमें हमने सबको मिक्स कर दिया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये यहाँ पे कार्बन 2 है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन 5 और 1 6, और सिंगल ऑक्सीजन। अब इससे लोग पहचान जाते हैं, इससे लोग नहीं पहचान पाते हैं। याद कर लो, जो एक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें सबसे ज्यादा यही
मॉलिक्यूलर फॉर्म ही यूज किया जाता है एथेनॉल का। तो जैसे पता चला कि C2H6O है तो जान जाओ क्या होगा, ये एथेनॉल है हमारा, ठीक है। चलो रिएक्शन देखते हैं। अब अल्कोहल में, एथेनॉल में, या फिर कह लो वैसे पूरे अल्कोहल के लिए ट्रू है, ये दोनों रिएक्शन ट्रू है। तो एथेनॉल में ये जो O है इस पर होता है निगेटिव चार्ज, H पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम तुमको पता है कैसा आयन बनाता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव के पास अट्रैक्ट होता है और इस H पॉजिटिव को किक आउट कर देता है। तो बन क्या जाएगा तुम ही सोचो, CH3 CH2 O माइनस, यहां तक तो सेम रहेगा। अब उसके पास कौन आ जाएगा, नया मेंबर, नया पॉजिटिव मेंबर Na प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिएक्शन तुम्हें चुटकियों में याद रहेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो सोडियम है तो सोडियम, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, और ऑक्सीजन लगे रहता है तो जैसे Al2O3 को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन निगेटिव फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और ये तो तुम जान ही रहो, एथेनॉल है, दारू है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, ये जो H प्लस है इसके साथ क्या हुआ, ये H प्लस जो है, अब ये H प्लस तो एग्जिस्ट करता नहीं है सराउंडिंग में ऐसे ही, तो ये जो है अपना बना लेता है एक मॉलिक्यूल H2 गैस। हमेशा कभी भी पहले से लेकर चौथे चैप्टर तक H प्लस जो है वो हमेशा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। तो थोड़ा तुम देखो यार, ये एक सॉल्ट होता है ना, सोडियम इथॉक्साइड जो है एक सॉल्ट है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये कब रिलीज होता है, जब मेटल के साथ कोई एसिड मिलाया जाए। मेटल और एसिड मिलाते हैं तभी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। चैप्टर 2 में आप देख सकते हो, चैप्टर 3 में भी देख सकते हो, नहीं तो दूसरे तरीके से देख लो। जब भी कोई मॉलिक्यूल H प्लस लूज करता है, देखो H प्लस निकल रहा है तभी तो Na प्लस आ रहा है। जब भी कोई मॉलिक्यूल H प्लस लूज करता है तो वो बिहेव किस तरीके से कर रहा होता है, एसिड की तरह। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हियर ethanol is behaving like an acid, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो अब मैंने एथेनॉल को ऐसे बना लिया यार, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे ज्यादा आसानी होगी तुमको समझने में कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब कंडीशन को देखो देखो बड़ा ध्यान से, टेम्परेचर पर देखो, टेम्परेचर पर गौर फरमाओ। टेम्परेचर 443 केल्विन, हीट 443 केल्विन, बहुत ज्यादा हीट होगी तो क्या होता है, टूटते हैं बॉन्ड, बॉन्ड टूटता है। कौन कौन सा बॉन्ड टूटता है, यहां का OH टूटता है और बगल वाला H टूटता है। OH और H मिलके बना लेते हैं H2O। बचा क्या, बचे को देखो अच्छे से, CH क्या दूसरा कुछ है हमारे पास रिएजेंट वगैरह, नहीं है कुछ भी। ये दोनों जो थे वो दोनों तो अपना आपस में बॉन्ड बना लिए, H2O बना लिए। अब ये लोग के बेचारे के पास हुआ क्या, अब इन लोग की तो कमी हो गई ना, देखो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, इनको 4 करना है, तो ये लोग आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे देखो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर एक सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला है, डबल बॉन्ड है तो इथीन। ओके, तो यही थे हमारे 2 रिएक्शन। लेकिन रुको, एक क्वेश्चन है तुम लोग से, अगर मान लो इसी कंपाउंड को मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो क्या बनेगा। अगर रिएक्शन देखे हुए हो पहले वाली तो तुमको बन जाएगा इसका आंसर, और देखते हैं किसे ऐसा सही होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बनेगा यहाँ पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यार
सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके पॉइंट्स, या सबसे पहले नहीं, फिर से केमिकली इसको कैसे डिजाइन करते हैं। एथ 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, देखो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड ओ OH, तो C पर लगा है डबल बॉन्ड O और उसी C पर लगा है OH। इस ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से इसको कहा जाता है ओइक एसिड। देखो 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये प्रेजेंस है तो ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब इसके भी देखो ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। अगर इसको ध्यान से देखो तो C डबल बॉन्ड को OH को ऐसे सिंपली लिख दिया जाता है शॉर्ट में COH के फॉर्म में। और अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं, ये जो कि लिखा हुआ है, देखो 2 कार्बन है तो C2, कितने हाइड्रोजन है 3 + 1 4, तो हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो O2। फिर से भाई क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखे रहेगा, तुमको जानना होगा। यहाँ पर अभी हमने बात की थी एथेनॉल की, तो एथेनॉल में क्या हुआ था C2H6O था, और यहाँ पर क्या है C2H4O2 है, 2 O होते हैं, वहां सिंगल O होता है। पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एथेनोइक एसिड का जो कॉमन नाम होता है, केमिकल नाम तो एथेनोइक एसिड है यार, है ना। जो कॉमन नाम होता है वो अपना होता है एसिटिक एसिड, सिंपली रट्टा मारना। पंजेंट इन स्मेल होता है, ठीक है। अब बहुत ही गंदा, पंजेंट मींस बहुत ही थोड़ी सी गंदी टाइप की स्मेल आती है, लाइक क्या बोलूं मैं, छोड़ो गंदा समझ गए होंगे। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ये सब लोग जानते हैं। सिरका चाउमीन में डालते हैं, अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसमें सिरका यूज करते हैं। तो जब पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड डाल दे, एथेनोइक एसिड डाल दे, तो वो बन जाता है हमारा विनेगर, सिरका। मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, 17 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी जो भी है फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, है ना, काफी ठीक ठाक है, मतलब ठंडियों में जम जाता है यार, 17 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है टेम्परेचर। ओके, तो बड़ा इजीली ये जम जाता है, और जमता है जब ये तो काफी ऐसे, वो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स में वो देखो कि आइस फ्लेक्स जो होते हैं उस तरीके से जमता है। तो इसीलिए विंटर में जब ये जमता है तो ग्लेशियर जैसा फील दिखता है, देखने में ग्लेशियर जैसा दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब होता है जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है। लाइक अगर हमने 100 मॉलिक्यूल CH3COH का लिया है तो हमें 100 H+ नहीं मिलेंगे। HCl में हालांकि यही होता था कि 100 HCl लिया है तो 100 H+ मिलेंगे, 100 Cl- मिलेंगे, सारे के सारे HCl जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। लेकिन CH3COH एक वीक एसिड है, इसमें 5 से 8% सिर्फ इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। मतलब इसका है कि 5 से 8% ही वो टूटता है, डिसोसिएट होता है। तो जैसे कि मान लो अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल CH3COH का लिया है तो सिर्फ 5 से 8 मॉलिक्यूल जो टूटेंगे और वो H+ बनाएंगे, बाकी जो 95 या 92 मॉलिक्यूल्स है वो एज इट इज CH3COH के फॉर्म में रहेंगे। तो इसलिए वीक एसिड। आते हैं इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। वैसे भी हमारा टॉपिक रिएक्शन पर बेस्ड है। सबसे पहला रिएक्शन है विद एथेनॉल, दारू के साथ, एथेनोइक एसिड का दारू के साथ, है ना। देखो ये रही एथेनोइक एसिड, ये रहा एथेनॉल, ठीक है। अब ये रिएक्शन में एथेनॉल को थोड़ा उल्टा से लिखा ना, देख रहे हो, CH3CH2OH लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने उल्टा लिखा, क्योंकि इस तरीके से याद रखोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो रिएक्शन में होता क्या है, एक जगह से OH निकलता है, एक जगह से H निकलता है, OH और H मिलके बना लेते हैं वापस से H2O, ठीक है। मैं यहीं का लिख देता हूं, और जो भी चीज बची है उसको आपस में जोड़ो। CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां का CH2 और CH3, तो जो भी चीज बची थी उसको हमने आपस में जोड़ दिया, ये बन गया हमारा। अब ये तुम्हारे बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है COO, है ना, जैसे हम लोग COOH को COH लिख देते हैं, तो उसी तरीके से COO लिखा होगा। अब ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OO और फिर चेन, इसको एस्टर ग्रुप कहते हैं, जो कि अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट ये बस एक ही कंपाउंड है
तो इसका नाम अच्छे से रट लेना। इसका नाम होता है, देखो 2 कार्बन यहां है तो ये इथाइल, फिर यहां भी 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जब सी डबल बॉन्ड ओ ओ रहता है, बस इतना सा है ना, एच नहीं है बगल में, है ना, बगल में तो क्योंकि इथाइल आ गया है, तो इसीलिए उसका नाम हो जाता है O8। इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग है वो O8 होता है, इथाइल एथानोएट। ये किस कैटेगरी में आता है? एस्टर कैटेगरी में। जैसे एथेनोइक एसिड किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एथेनॉल किस में आता है? अल्कोहल में। ऐसे ही ये किस फैमिली में आता है? एस्टर फैमिली का आता है। और ये जो होता है ये काफी फ्रूटी स्मेल का होता है। इसको यही लिख देता है, जगह मिल गई है। ओके, काफी अच्छी स्मेल होती है, इसलिए ये यूज किया जाता है डियोज में, परफ्यूम्स में, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस वाली जगहों पर। ओके, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने वाली रिएक्शन। ठीक है, इस नाम से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, इनडायरेक्टली तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल काम इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट नाम से रिएक्शन आता है, राइट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल्सो द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो एस्टर का यूज कहाँ कहाँ आता है? तुम्हारे डियोज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस वाली जगहों पर। ओके, प्रॉपर्टी क्या है? फ्रूटी स्मेल का होता है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट आते हैं अब अपन लोग, इसी में एक एडिशनल एक और रिएक्शन दी है, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन भी, कि जब ये एस्टर को CH3 COO CH2 CH3, ये जो एस्टर है इथाइल एथेनोएट, इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो Na का जो प्लस है और OH का जो माइनस है, Na प्लस जाके इस O माइनस के पास जुड़ जाता है और बना लेता है CH3 COONA, और ये जो OH है ये CH2 CH3 में CH2 के पास जाके मिलके बना लेता है, क्या बनाएगा भाई? देखो CH3 था, CH2 और OH, ये वापस से वही बन गया ना, ये हमारा एथेनॉल, तो वापस से क्या बन गया? एथेनॉल। इसका नाम क्या है? ये सॉल्ट है एक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है ना, तो इसको कहेंगे अपन सोडियम, सोडियम 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और डबल बॉन्ड OO है तो O8, जैसा भी बताए थे यहाँ पे, सोडियम एथेनोएट। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का भी अपना एक नाम है। ये रिएक्शन एस्टर से जब हम ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये कंपाउंड जो है ना, ये जनरल फॉर्म है सोप का, साबुन का। तो क्योंकि साबुन इसी फॉर्म का दिखता है दिखने में, तो हम लोग थोड़ा बड़े चेन्स होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर हम लोग बड़ी चेन लेते हैं एस्टर की और वो बन जाता है इसी में COONA। मेन है साबुन में COONA, तो CONA होने की वजह से ये सोप का ही एक फॉर्म है। तो इसको हम लोग रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, 2 3 गैलेक्सी स्टार बना दो या गैलेक्सी बना दो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपन इसके बाद अगले रिएक्शन पे। स्पेस थोड़ा सा मैं बना लेता हूं, नोट इट डाउन। तो अब देखो हमारे पास है अगली रिएक्शन, जो कि दूसरी रिएक्शन है। पहली तो हमने अल्कोहल के साथ पढ़ी थी, और एडिशनल में उसके सैपोनिफिकेशन रिएक्शन विद NaOH, है ना। रिएक्शन विद NaOH में अब देखो हमने लिया एथेनोइक एसिड और उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, होगा क्या? वही सारी चीजें यार, Na रहता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव, CH3CO में O पर नेगेटिव और ये H पर पॉजिटिव, इनका एक्सचेंज करवा दो। Na प्लस जो है वो CO माइनस CH3CO माइनस के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा CH3COONA प्लस ये H प्लस जो है OH माइनस के साथ मिलकर बना लेगा H2। इसका नाम अभी हमने पढ़ा था सोडियम, सोडियम 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और डबल बॉन्ड ओ रहता है तो O8 और OOH रह जाए तो ओइक एसिड। ठीक है, डिफरेंस। अच्छा, कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये भी तो सोप है तो इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों नहीं कहते? भाई इंडस्ट्री में जो यूज की जाती है रिएक्शन, ठीक है, कॉमनली वो एस्टर से सोप बनाया जाता है, ना कि एथेनोइक एसिड से और NaOH से। ठीक है, इसलिए उसको सैपोनिफिकेशन कह रहे हैं। हाँ, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, बट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आएगा तो आप ये वाली रिएक्शन नहीं लिख सकते, वही रिएक्शन लिखोगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, या सोडियम कार्बोनेट के साथ भी, दोनों के साथ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अच्छा देखो, इसमें भी वही सारी चीजें, Na+ HCO3 माइनस। अच्छा, ये पता नहीं क्या है? बेकिंग सोडा, पढ़े हुए हो पहले भी। यहां माइनस, यहां प्लस, ये Na+ जाके इसके साथ मिलेगा और बना लेगा CH3COO Na, और जो H+ है वो HCO3 माइनस के साथ मिलके बनाएगा H2CO3। वेट, ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड काफी वीक होता है तो ये फर्दर और टूट जाता है, किसमें? ये टूट जाता है H2O और CO2 में। तो हमें यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है जिसका हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देता है। ठीक है, और यही वापस अगर इसमें देखो CH3COH का अगर हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो फिर से सेम रिएक्शन होती है, Na जाके जुड़ता है, CH3CONa बनाता है, और जो H है वो CO3 के साथ मिलकर H2CO3 पहले बनाता है, और H2CO3 फर्दर टूट जाते हैं और बन जाते हैं H2O और CO2 में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है एथेनॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि एथेनॉल ये रिएक्शन शो नहीं करता है NaCO3 के साथ, जबकि एथेनोइक एसिड शो करता है विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। दैट्स इट, नोट इट डाउन।